नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। एक नजर देखिए मुड़ के मोदी की तरफ। कौन है मोदी? मोदी वो हैं जिन्होंने हमारी बहनों और माओं की आंखों से चूल्हे का धुआं हटाकर उनमें आत्मविश्वास की उज्जवल चमक भर दी। दूर दराज के वो छोटे छोटे गांव जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के तार पहुंचा दिए। मोदी वो हैं जिनका नाम सुन के इस देश का आम आदमी मुस्कुराने लगता है और पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद काला धन घबराने लगता है। मोदी वो हैं जिन्होंने आतंक और भ्रष्टाचार की आंधी अपनी संकल्प शक्ति से रोक दी और भारत की बेटी को बचाने, पढ़ाने और आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मोदी वो हैं जिनके दम से आज कश्मीरी भाई बहन हमारे हैं, कश्मीर हमारा है। मोदी वो हैं जिन्होंने भारत को आंख दिखाने वालों को घर में घुस के मारा है। इमरजेंसी से मोदी जी का एक गहरा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी का नाम तो आज खैर पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनका एक नाम और भी है जिसे बहुत बहुत ही कम लोग जानते हैं, बटुक भाई। इस नाम की कहानी बहुत भरी पूरी है। ये कहानी उनसे सुनते हैं जो इस कथा का शब्द शब्द जानते हैं। नरेंद्र मोदी के दशकों पुराने दोस्त, उनके संघर्षों को करीब से देखने वाले गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका भूपेंद्र सिंह जी। थैंक यू। आइए भूपेंद्र जी, एक बात आप मुझे बताएं, ये जो इमरजेंसी के दौरान की कहानी है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, वो बटुक भाई के नाम वाली कहानी, ये कहानी है क्या? देखिए, मेरे क्षेत्र में जी इमरजेंसी के दौरान एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। अच्छा। और रात को पुलिस को खबर हो गई कि मीटिंग होने वाली कि है। मीटिंग होने वाली है। बड़े बड़े लोग आए थे, वसंत राव, नाथालाल झगड़ा, नरेंद्र भाई, केंद्र से भी। जी। तो मीटिंग पूरे दिन चली और मीटिंग पूरी होने के बाद हम सब एक व्हीकल में थे और नरेंद्र भाई हमारे आगे 2 व्हीलर्स पर थे। अच्छा, वो चला रहे थे? हाँ, खुद चला रहे थे, अकेले थे। जी। मालूम नहीं था कि सामने से ऑल ऑफ ए सडन पुलिस आएगी। ओ। पुलिस का आना तो कोई और वजह थी जी। मगर हमने तो ऐसा सोच लिया कि हमारे लिए आई है। जी। तो सामने पुलिस, बीच में नरेंद्र भाई और पीछे हम सब। तो मेरे क्षेत्र में इतने बड़े लोग शायद पकड़े जाएंगे तो मेरी पॉलिटिकल कैरियर का क्या होगा। हम सब चिंता में, और संगठन भी कमजोर पड़ जाता। हाँ बिल्कुल। सेंस ऑफ इमरजेंसी डिसीजन जी। एकदम से अपने चेहरे पे कुछ वैसे घबराहट नहीं। ये पुलिस को देख करके नरेंद्र भाई ने वो सिग्नल बताई कि मैं राइट को जाता हूँ और फिर लेफ्ट को आप जाना है। जी। और पुलिस के बिल्कुल बगल से निकल करके आगे निकल गए तो मेरी भी शांत हो गई कि क्या बात है। ये यदि ऐसा होता तो क्या होता? अगर घबरा गए होते उस दिन? देखिए, मैं तो घबरा गया था, नरेंद्र भाई नहीं घबराए थे। जी। नरेंद्र भाई नहीं घबराए थे। जी। ऐसी क्षण हमने बिताई है और ऐसे तो कई मीटिंगें नरेंद्र भाई के साथ इमरजेंसी में। जी। हमने हर 2-3 महीने कि क्या प्लानिंग करना है और क्या मीटिंग करनी है, जनमत जागृत करने के लिए करना है, ये सब नरेंद्र भाई ने। कभी सरदार जी बने, कभी साधु बने, बेस बदलते रहे, या कभी कॉलेजियन बने। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि आई हैव सीन हिम नेहरू ब्रिज के ऊपर पूरे संसार सब पुलिस सब अकेले जा रहे हैं और हिम्मत से, गौरव से और कॉन्फिडेंस से लोगों के बीच में सरदार जी बन के, साधु बन के वो घूम रहे थे। मतलब विपत्तियों से घबराए नहीं। बिल्कुल। मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है,
सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। Either he has gift of God or he is a gift of God. वाह, भूपेंद्र जी ने कहा कि या तो उनके पास ईश्वर का वरदान है कोई, और या वो खुद ही ईश्वर का वरदान है। मैं समझता हूं दोनों बातें सही हैं। बहुत 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 आभार आपका भूपेंद्र जी। आइए, लेकिन इमरजेंसी की कहानी इतनी सीधी सरल नहीं है। इसमें कई दांव पेच हैं, कई मोड़ हैं, कई ट्विस्ट और टर्न हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा गोवर्धन ज़दाफिया जी को, जो नरेंद्र मोदी जी के दशकों पुराने, तकरीबन 40 साल पुराने मित्र हैं। नमस्कार सर, आइए। तो मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन जी गुजरात के पूर्व मंत्री हैं, और आज हम आपसे जो जानना चाहते हैं गोवर्धन जी, वो ये है कि इमरजेंसी के टाइम में, उस दौर में कैसे मोदी जी ने आप सबका मार्गदर्शन किया और आपको लेके आगे बढ़े। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, लेकिन जो पकड़े नहीं गए उनका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा था जी। तो उसमें नरेंद्र भाई का उत्तरदायित्व भी उतना बड़ा था। हमको तो इतना परिचय नहीं था, लेकिन 1983 में मैं जब अहमदाबाद आया जी, और मेरा उत्तरदायित्व विश्व हिंदू परिषद का आया, तो मेरा एक स्कूटर था 5820 5820, ये स्कूटर का नंबर था। हाँ मेरा, और मेरे स्कूटर के पीछे वो जो प्रचारक थे एक छोटे से कमरे में, अच्छा हाँ बिल्कुल, संघ इसका के जिक्र कार्यालय किया है। में, जी। तो प्रचारक थे, और मैं विश्व हिंदू परिषद का यहाँ अहमदाबाद शहर में मंत्री था। राम जन्मभूमि मूवमेंट चलता था, हाँ बिल्कुल, और शिला पूजन वगैरह के कार्यक्रम चलते थे। तो हमारे स्कूटर पे बैठ के हम लोग, तब तो मैं भी राजनीति में नहीं था, ना नरेंद्र भाई राजनीति में थे जी। मैं विश्व हिंदू परिषद में था, और नरेंद्र भाई संघ के प्रचारक थे। अच्छा, लेकिन एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब आप दोनों ने साथ काम किया है। या जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन दिनों आप गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे। जी बिल्कुल। तो बतौर मुख्यमंत्री हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि ना वो खुद आराम करते थे, ना अपनी कैबिनेट को आराम करने दिया करते थे। परिस्थितियों के सामने लड़ना अगर किसी से सीखना है तो नरेंद्र भाई से ही सीखो। क्या बात। कई बार हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी आई कि इस परिस्थितियों का सामना कैसे करना, जब हम लोग निराश होते थे तो कंधे पे हाथ रख के कहते थे चिंता मत करो, हम बैठे हैं। ऐसे नेता आज के राजनीति में, ऐसा व्यक्तित्व एक निश्चय जब करता है, परिस्थितियां कई बार उनके ऊपर सवार होने की कोशिश की, लेकिन इस व्यक्तित्व ऐसा है वो जो परिस्थितियों पे सवार हो गए। वाह, बहुत बहुत आभार आपका गोवर्धन जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने बताई जी। ये इमरजेंसी की कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं जाने माने लेखक और पत्रकार, आरएसएस के विचारक और 1967 से नरेंद्र मोदी जी के दोस्त, इमरजेंसी के युग के साक्षी श्री विष्णु पांड्या जी को। नमस्कार सर, आप हमें लेके जाएं वापस इमरजेंसी के उस दौर में जिसके किस्से हम अभी सुन रहे हैं। भूगर्भ आंदोलन जी और अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। जी। अब रूस में कम्युनिज्म के खिलाफ जब भूगर्भ आंदोलन चला, तब ये कम्युनिज्म समाप्त हुआ। उसको सेमिज़दाद कहते हैं, जी। भूगर्भ पत्रिका को। जी। तो ये भूगर्भ पत्रिका का पूरा संचालन नरेंद्र भाई के हाथों में था, पूरे देश का। ओ, मुझे एक बात अवश्य कहनी चाहिए कि आज जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, उसकी आधारशिला आपातकाल का संघर्ष है। वाह। देखिए, जिस व्यक्तित्व की आधारशिला संघर्षों पर रखी जाए, उसका आसमान छूना, शिखर छूना तो खैर होना ही है, उसे कौन रोक सकता है। 67 से हमारा परिचय हुआ जी। और करीब करीब संजोगवशात वे वडनगर से अहमदाबाद आए, संघ के स्वयंसेवक बने, फिर प्रचारक बने, फिर जनसंघ में आए। इसी प्रकार मुझे भी जूनागढ़ में सौराष्ट्र का छात्र था, और उन्हीं दिनों में उनसे मिलना होता था। जी। एक छोटी सी कोठरी में हमारा कार्यालय था अहमदाबाद में, सलापस रोड पर मंसूरी बिल्डिंग में, और रोज आते थे नरेंद्र भाई एक बाइक लेकर,
और वहाँ नीचे एक आइसक्रीम की दुकान थी, और उन दिनों में एक बड़ा अच्छा आइसक्रीम मिलता था, पाइनएप्पल पंच। पाइनएप्पल पंच? यस। अच्छा। आज नहीं मिलता। अच्छा। आज नहीं मिलता है। तो हम 3, 4, 5 रुपए का मिलता था, ज़्यादा आप वो कौन से साल की बात कर रहे कल्पना मत करिए। हैं? कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? 67 से 67 से 75 तक करीब करीब। अच्छा जी। तो हम साथ में कुछ और भी लोग थे, साथ में वहाँ आइसक्रीम के साथ हम राष्ट्र की चर्चा करते थे। वाह क्या बात है, ठंडी चीज के साथ एक गरम मुद्दा। गर्म हो आया। ये बात तो सही है, और एक और बात जोड़ दूं मैं उससे, आप कहें पूछे या ना पूछे जी। आपातकाल के दौरान जिस प्रकार का एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था, जी। वो नरेंद्र भाई ने किया। और सबसे पहली पूरे देश में किताब आपातकाल पर नरेंद्र भाई ने लिखी, गुजराती में। अब तो उनकी बहुत सी भाषाओं में वो अनुवाद हुआ है, संघर्षमा गुजरात। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो पाइनएप्पल पंच है मोदी जी के साथ कभी आप बैठकर फिर वैसी ही बातें होंगी, देश चर्चा होगी आइसक्रीम के ऊपर। नहीं, हम ये याद तो किया करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आजकल मिलता नहीं है ये पाइनएप्पल पंच। तो कोई और आइसक्रीम सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमेरिका के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुआ करते थे, विल डुरांट। उन्होंने लिखा था कि दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं वो उसी काले इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। इमरजेंसी का काला इतिहास हम भूल न जाएं, हमें याद रहे, उससे जुड़ा नरेंद्र मोदी जी का किस्सा, उनका योगदान, ये सब हमें याद रहे। इसके लिए मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूं मोदी जी के एक बहुत पुराने साथी को, जिनके घर का खाना नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा पसंद था। मैं मंच पे स्वागत करता हूं श्री अजीत शाह जी का। अजीत जी आए, नमस्कार। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बात वहीं से शुरू करते हैं, जो गंभीर बातें हैं वो बाद में हो जाएंगी। पहले आप ये बताइए कि आपके घर के खाने में ऐसी क्या बात थी कि मोदी जी को बड़ा पसंद था और आपके यहाँ ही खाते थे वो? ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे वहाँ खाते थे, मगर आते रहते थे। प्रचारक के नाते एक प्रचारक का ऐसा जीवन होता है कि वो किसी के वहाँ जाके खाना खाते हैं जी। तो हमारा घर वैसे बहुत नज़दीक था संघ कार्यालय से। अच्छा। तो जब भी अगर दोपहर को 12 बज गए और कहीं भी उनका खाने का कहीं बंदोबस्त नहीं हुआ तो सीधे आ जाते थे, आज खाना है मेरा। धीरे धीरे करके मेरी माँ पूरन पूरी बना रही थी, पूरन पूरी, तो वो हाँ। पूरन पूरी उनको बहुत पसंद थी। हाँ। तो जब भी आते थे, जब कह के आते थे, तब माँ अचूक उनके लिए पूरन पूरी बनाती थी। वाह। तो पूरन पूरी मोदी जी को आज भी पसंद है? आज भी पसंद है। हाँ, मतलब स्वाद का तो वो है कि जो एक बार पसंद है हमेशा पसंद रहता है। इमरजेंसी के दौरान जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, उन बातों का, आपकी क्या यादें हैं मोदी जी के साथ? अचानक एक दिन इमरजेंसी के दौरान जी। यहाँ जनता पार्टी का राज था, उसके बाद इमरजेंसी लगी। जी। तो जब इमरजेंसी लगी तो अंडरग्राउंड सब लोग चले गए थे कार्यकर्ता, तो मोदी जी भी अंडरग्राउंड थे। जी। अचानक एक दिन रात को 10-11 बजे घर पे आ गए। वहीं सो जाने वाले थे रात को हमारे घर ही उस दिन। अच्छा। तो उन्होंने रात को बोला कि अजीत अभी ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, भेस बदलना पड़ेगा। भेस बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी पायजा कुर्ता तो क्या है, कुर्ता पायजामा तो मेरा एकदम ब्रांड है, वो लोगों को दिखेगा तो मैं तो पता चल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। पुलिस उनकी तलाश में थी? हाँ, पुलिस उनके तलाश में थी। तो हमको कोई एक ऐसा ड्रेस चाहिए कि जो कोई मेरे को पहचान ना सके। अच्छा। सोच के बताया यार कोई सरदार का ड्रेस हो जाए तो अच्छा रहेगा। अभी हमने सोचा चलो, मेरा एक दोस्त है सरदार, मैंने उसको रात को वहाँ मैं गया उसके पास। हाँ। और मैंने बोला यार कि एक पगड़ी करनी है मेरे को। तो बोले आपको कहाँ पगड़ी की ज़रूरत है? मैंने बोला मैं एक नाटक में रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को चाहिए एक पगड़ी बना के, एक बार आप मेरे को पहना दो। तो रात को करीबन 11-12 बजे मैं पगड़ी पहन के घर आया, और वो पगड़ी मैंने पहले तो पता ही नहीं था कि ये पगड़ी मैं ले आया वो उनको चलेगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने पहना तो फिट हो गई वो पगड़ी। अच्छा। बोले यार ये ठीक है, मगर अभी तो ये पैंट टी शर्ट भी पहनना पड़ेगा, जर्सी कुछ लानी पड़ेगी। हाँ। तब दूसरे दिन मेरा एक दोस्त था, टेलर था, उसके वहाँ गए सुबह। जी। तो सारे कारीगर मुसलमान थे, हम वहाँ गए, पगड़ी पहन के ही गए थे, तो सरदार लगते थे। और नरेंद्र भाई का तो ऐसा है, जो ड्रेस पहनते हैं वैसे ही लगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरदार लगते थे।
अच्छा, वो सरदार जैसे दिखते थे पूरा? हाँ, पूरे सरदार ही लगते थे। दाढ़ी थी, वो था, ऊपर पगड़ी पहनी हुई थी, कुर्ता पायजामा था, मगर दिखते थे सरदार जैसे। मैं आपको पीछे फोटो दिखा दूं नरेंद्र मोदी जी की पगड़ी में। हाँ, ये उन्हीं दिनों की तस्वीर है। उन्हीं दिनों की तस्वीर। पहचान रहे हैं आप उनको? हाँ, पक्का पक्का। तो इतनी साहजिकता से वो, उनकी सारी जो चीज़ें चलती थी वो बहुत साहजिक थी जी। तो ऐसे उन्होंने एक अलग ड्रेस कर दिया, पूरे सरदार बन गए और सरदार के वेश में ही वो बाद में घूमे पूरे गुजरात में। अजीत जी, कौन जानता था कि उस समय भेष बदलने वाला एक दिन देश बदल देगा। हमारा परिचय तो एकदम घर का आत्मीय परिचय था जी। जैसे मेरे बड़े भैया है ऐसे ही उनका एक व्यवहार आज तक हमारे साथ, आज तक भी ऐसा ही रहा है। अच्छा। तो उनका एक व्यवहार ही ऐसा था और दिखता भी था। अच्छा। उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक अलग प्रकार से सोचने का ढंग था उनका, और हर एक के लिए काम करना, छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े आदमी के लिए एक काम की सोच उनके दिमाग में थी। इसलिए क्या था कि उनका एक सोचने का ढंग ही ऐसा था कि आदमी कभी भी बड़ा हो सकता है। तो आपके संबंध उनसे अभी बने हुए हैं? आज भी बने हुए हैं। कभी पूरन पोली साथ खाने का मौका मिला दोबारा? अभी हम गए थे पूरा अच्छा। फैमिली परिवार हमारा, एक 5-6 महीने पहले। हमारे 16 मेंबर है फैमिली में, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सब लोग गए थे? हम सब लोग गए थे उनके घर, 2.5 घंटा हमारे साथ बैठे, गपशप अरे! लगाई। और ये तस्वीर, ये तभी की तस्वीर है? हाँ, ये अभी की है, बस हाँ। अभी की है। तो आपको वही आत्मीयता मिली जो पहले हुआ करती हाँ, थी? हाँ, उससे भी लगता था कि हमको लगता था हम पीएम हाउस में जा रहे हैं, जी। मगर उन्होंने फील नहीं होने दिया कि हम पीएम को मिल रहे हैं, हम हमारे परिवार के बड़े भैया को मिल रहे हैं। ऐसा ही फील हुआ हमको वहाँ जाने के बाद। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि ये जो आपके बीच में आत्मीयता है, जो घनिष्ठता है, ये हमेशा हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत आभार आपका अजीत जी आने के लिए। श्री रामकृष्ण परमहंस, भारतवर्ष में जो हमारी ऋषि परंपरा है उसके बहुत बड़े संत, वो घर बार सब त्याग चुके थे। उनके पास एक भिक्षा पात्र के सिवाय और कुछ बचा नहीं था, लेकिन फिर भी रामकृष्ण परमहंस जी अपने आप को बादशाह कहते थे। एक बार किसी पत्रकार ने पूछ लिया, स्वामी जी आपके पास इस कटोरे को छोड़ के और कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने आप को बादशाह कहते हैं, ये कैसी बादशाहत हुई? स्वामी जी सोच में पड़ गए, बोले बात तो सही है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, बस ये कटोरा नहीं त्याग पाया। जब तक मैं इस अंतिम अटैचमेंट से, आखिरी जायदाद से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं खुद को बादशाह नहीं कह सकता। संदेशा साफ है, अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, अमीर वो है जिसे और कुछ नहीं चाहिए। और इस पैमाने पर भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी से बड़ा अमीर कोई और नहीं है। फकीरी में अमीरी की ये कहानी उनसे सुनते हैं जिन्होंने मोदी जी की खाना बदोशी के, उनके संघर्ष के दिन देखे हैं। श्री रसिक भाई खमार जी, स्वागत है। नमस्कार। रसिक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा शुभ दिन है, जन्मदिवस है हमारे प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल जी, तो आप हमें ये बताएं कि आपसे उनकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? वैसे हमारी मुलाकात संघ कार्यालय में उनको मिलने के लिए हम गए थे। हमारे प्रांत प्रचारक जी उस वक्त थे, वो प्रचारक थे, नए नए आए थे, तो उस वक्त उनके साथ मुलाकात हो गई। एक बात बताएं रसिक भाई, नरेंद्र जी का एक स्टेटमेंट बहुत विख्यात हुआ था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। हाँ, तो ये जो फकीरी है उनके व्यक्तित्व में, ये शुरू से थी? आपकी बात बिल्कुल सही है। वो फकीरी स्वभाव के ही थे और पूरा जो सालों तक हम उनके साथ रहे जी। उन्होंने कभी कुछ अपेक्षा नहीं की, केवल राष्ट्र की चिंता होती थी, समाज की समस्याओं की बातचीत होती थी। और जो भी लोग आते थे, कई बार नानाजी देशमुख मेरे घर पर ही आते थे, उनका निवास स्थान मेरा, जब भी अहमदाबाद आते थे मेरे घर पर ठहरते थे। उनके कार्य की जिम्मेदारी मेरी थी, दीनदयाल सौदा संस्थान की। अच्छा। हाँ, तो नरेंद्र, जब भी वो आते थे, नरेंद्र भाई को हम समाचार देते थे, वो आ जाते थे और उनके साथ पूरे समाज की जो समस्याएं थी उनका चर्चा विचार होती ही रहती थी। क्योंकि नरेंद्र भाई भी को भी कुछ समस्या लगे
तो नानाजी को पूछताछ करते थे। रसिक भाई ये बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपने नरेंद्र मोदी जी का कोई सूटकेस खोला हो, ब्रीफकेस में देखा हो, उनकी कुल जो जायदाद है वो क्या हुआ करती थी? कितनी चीज़ें थी उनके पास, कितने जोड़ी कपड़े थे, सूटकेस में और क्या रखते थे? वैसा तो उनके पास ज़्यादा कुछ था ही नहीं, वो जोले वाले थे। उनके पास जो अपने जो 1 2 3 कपड़े जो होते थे, जो उनके सिवा कुछ नहीं होते थे। उनकी ज़रूरत कोई नहीं थी ऐसी कि वो अपने पास रखे। कोई भी कुछ देते थे वो किसी को दे देते थे, अपने पास वो बहुत नहीं रखते थे कुछ। तो उनका ये स्वभाव था कि कई लोग से थे उनको, नरेंद्र भाई को आपको ये उनका उपयोग हुआ, आप ले लीजिए। वो अपने पास बहुत कम रखता था, वो किसी न किसी को आप ले लो, आपको उपयोग में आ जाएगा, तो दे देते थे। कोई मोह माया नहीं थी नहीं कि नहीं ये चीज़ मेरी है, या मुझे अपने लिए ये कमाना है, मुझे अपने लिए ये जुटाना है, ये संपत्ति बनानी है, ऐसा कभी उनका विचार नहीं रहा? कभी नहीं, कभी नहीं। वैसा हमने सालों तक हम साथ में रहे काम में, मगर ऐसा स्वभाव उनका था ही कि वो केवल समाज समर्पित और राष्ट्र समर्पित ही जीवन था। बहुत बहुत आभार आपका, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई रसिक भाई। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, फिर मुलाकात होगी आपकी। जो अपने लिए कुछ नहीं रखता, कोई संपत्ति नहीं रखता, शायद ये देश, ये राष्ट्र, यही उनकी संपत्ति है। इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, इसी गली में वो भूखा फकीर रहता था, तलाश करिए खजाना यहीं से निकलेगा। नरेंद्र मोदी की जो फकीरी की कहानी है, ये जो निर्लिप्त रहे हैं, निस्वार्थ रहे हैं, माया से, मोह से जो एक विरक्ति रही है उनको, सिर्फ एक मिशन, सिर्फ एक लक्ष्य, देश नहीं झुकने दूंगा, इसके अलावा कोई चीज उनको छू के नहीं गुजरी। मैं इस फकीरी का किस्सा आगे बढ़ाना चाहता हूं और उसके लिए मैं अब मंच पे बुलाना चाहता हूं बीजेपी को। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, वैसे जो गुजरात के लोग हैं वो समझ गए कि बीजेपी से मेरा तात्पर्य क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे बाकी दर्शक, उनको बता दूं मैं कि यहाँ बीजेपी का जो ये एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म कुछ और है। बीजेपी यानी बाबू जमुना पटेल। बाबू जमुना पटेल उनके मित्र हैं, मैं बुलाता हूं उनको मंच पे। नमस्कार। नमस्कार जमुना जी, आए। मेरा नाम ही बीजेपी है। आपका नाम ही बीजेपी है, देख लीजिए। बाबूलाल जमुना दास पटेल जी, हो गया बीजेपी। आप हैं बीजेपी, बिल्कुल हैं। बाबू साहब, ये जो मोदी जी की फकीरी की कहानी है, अब ये एक दंतकथा बन चुकी है, एक लेजेंड बन चुकी है, और हमने देखा भी, क्योंकि लोग बातें तो बहुत कुछ करते हैं, पर मोदी जी की फकीरी उनके कर्म में है, उनके अनुशासन में है, जिस तरह से वो जीवन जीते हैं उसमें परिलक्षित होती है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कलंदराना जो उनका तेवर रहा है, जो फकीरी वाला तेवर रहा है, इसकी कोई कहानी आपको याद हो, हमसे बांटना चाहें आप? मेरी बात, मेरे तो साहब के साथ मैं जनसंघ का कार्य करता हूँ, और देखो वो साहब के साथ मेरे पारिवारिक संबंध था जी, बिल्कुल पारिवारिक। अच्छा, एक बात मैंने बताया कि मेरे एक लड़का ऐसा था जी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अच्छा, उनकी कोई दया देश और दुनिया में नहीं है उनकी। ये कोई बीमारी है? हाँ, ये ऐसी बीमारी थी, वो लड़का भी गया। तो जब मोदी साहब मेरे घर पे आते हैं ना नरेंद्र भाई, तो पहला लड़का को मिलता, उनका नाम था राज जी। तो मोदी साहब बोलता कि राज में बेटा तेरे को मिलने के आया हूँ, तेरे दादा को मिलने के नहीं आया जी। ऐसा मेरा पारिवारिक संबंध था साहब जी। बाबू साहब, एक किस्से में मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ। हमने देखा है कि कैसे एक ऐसा दौर था जब मोदी जी सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए थे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको वो पहाड़, वो पर्वत, वो सब छोड़ के वापस राजनीति में लौटना पड़ा? क्यों ऐसा हुआ? एक बात ही हुई, कोई साधु महात्मा मिला उनको। अच्छा, मिला जी। उन्होंने बोला कि आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं, हिंदुस्तान में है, हाँ, आप जाइए और देश की सेवा कीजिए। और यहाँ से उन साहब ने पूरी ताकत से देश और दुनिया में नाम बनाया। बिल्कुल बनाया। और मैं समझता हूँ कि जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता वही देश को सब कुछ दे सकता है, चाहे वो महात्मा गांधी हो या श्री नरेंद्र मोदी। बाबू भाई, क्या ये कहना सही होगा कि पिछले 30 वर्षों में
मोदी जी के अंदर कुछ भी नहीं बदला? कुछ नहीं, उनका जीवन वही जीवन है, कुछ बदल नहीं आया। आज सबको मिलता तो ऐसी तरह ही बुलाता है जब पुराना, अभी हमको लगता है कि वो बड़ा प्रधान है, हाँ। ऐसी तरह हमको बुलाता है आज भी, अभी भी। मैं झुक के मिल रहा हूं तो कमजोर ना समझ, फलदार शाख है तो लचकती जरूर है। ये है श्री मोदी जी की कहानी। बहुत बहुत आभार आपका बाबू भाई, और आपकी दोस्ती ऐसे ही कायम रहे, बरकरार रहे, और आप मिलते रहें उनसे हमेशा। थैंक यू। बहुत आभार आपका आने के लिए जी। बड़ा वो नहीं जो परचम अपना खड़ा कर दे, बड़ा तो वो है जो औरों को भी बड़ा कर दे। नरेंद्र मोदी जानते थे कि हर चराग की एक उम्र होती है, एक दिया मध्यम होने से पहले दूसरा जल जाना चाहिए। इसीलिए वो राजनीति की नई पौध अपने हाथों से लगाते रहे, नए चराग अपने हाथों से जलाते रहे। गुजरात बीजेपी में तमाम बड़े नेताओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं आज बड़े हर्ष के साथ स्वागत करता हूं गुजरात बीजेपी के एक मजबूत स्तंभ का, श्री शंकर चौधरी जी। नमस्कार शंकर जी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत आभार पहले तो। जी धन्यवाद। शंकर जी, हम सब जानते हैं कि गुजरात बीजेपी में जो आपका रुतबा है, जो आपका कद है, वो पूरे देश को पता है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपका कद इतना बड़ा नहीं था, तब किसी की नज़र आप पे गई, तब कोई पहचान पाया आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को, आपके अंदर छुपे हुए राजनीतिक गुण को। तो ये क्या था आपके अंदर जिसने मोदी जी को आपकी तरफ आकर्षित किया? भैया मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा कार्यकर्ता के नाते मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। रही बात मेरी राजनीति में आने की बात, तो एक बाई इलेक्शन हुआ गुजरात में जी। और मैं संघ का काम करता था, और राजनीति का मेरा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन मोदी जी ने उस टाइम राष्ट्रीय महामंत्री थे और वो वहाँ पर इलेक्शन में आए। गुजरात की घटना आप सब जानते हैं कि राजपा और सब आए, शंकर सिंह जी वाघेला, वो वहाँ पर चुनाव लड़ने आए। और उस टाइम मुझे अगले दिन तक मुझे पता नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है, और बताया कि तुझे कल फॉर्म भरने जाना है। अच्छा। मैंने कहा कि किसका? तो बताया कि विधानसभा का, और तुझे लड़ना है। ओ। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि मैं राजनीति में काम कर, मुझे भाषण करना भी नहीं आता था, वो मैं कोई स्पेशल स्किल थी ऐसा नहीं था जी। लेकिन समाज जीवन में काम करता था, संघ का काम करता था। कोई संघर्ष है तो उनके सामने, और एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले लोगों के सामने में, वहाँ पर बॉर्डर सरहदी क्षेत्र है, तो मैं एक युवाओं की टीम बनाकर वहाँ पर काम किया करता था। तो ऐसी स्थिति में बताया कि नहीं तुझे चुनाव लड़ना है, और तब से शुरुआत हुई और अभी तक काम कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं थी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपके अंदर भारत भक्ति थी, और जिसके अंदर भारत भक्ति है वो इस देश में राजनीति करने का अधिकार रखता है। जी जी। एक बात आप मुझे बताएं कि चलिए हमने ये देखा कि कैसे मोदी जी ने आपको उठा के आपको राजनीति में ले आए। आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे 3 गुण बताएं, सिर्फ 3 गुण जो आपने मोदी जी से सीखे हैं और जिसको अपने राजनीतिक जीवन में जिसका आप पालन करते हैं, तो वो क्या होंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो जो है वो दूर का देखते थे, वो दूरदर्शी थे। दूरदर्शी अभी भी हैं? तो आज भी है, पहले भी जी। तो मैं युवा मोर्चा का प्रमुख बना, तो मैं मिलने गया, जिम्मेदारी दी कि तुझे युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनना है। तो पार्टी ने ये निर्णय किया, मैं मिलने गया कि साहब मुझे क्या काम, आपकी अपेक्षा क्या है जी। तो तब बनाया कि मुझे 25 साल के बाद की राजनीति में युवा, ऐसे युवाओं की एक टीम पूरे प्रदेश में से बनाई है कि जो 20-25 साल के बाद गुजरात की राजनीति में काम करें। वाह, दूरंदेशी। मैं कुछ बात ये भी आपके ध्यान में रखूँगा कि मोदी जी इमोशनल अटैचमेंट कैसा था। एक बार अर्थक्वेक हुआ, और अर्थक्वेक के 1 घंटे में मेरे वहाँ पर लैंडलाइन पर फोन आया दिल्ली से, वो दिल्ली थे। ये कौन से अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं? कौन से साल में? कच्छ वाला भूकंप जो हुआ, उसका मैं बता रहा हूँ। और बताया कि कच्छ में भूकंप है तो राधनपुर में क्या है, तो जरा बता। ओ, चिंता लगी हुई थी उस टाइम में जी। और दूसरे दिन वो वहाँ पर पहुँचे राधनपुर, सुबह में हम साथ में वहाँ से निकले कच्छ जाने के लिए। जी। तो
बताया कि बोतल है ना, तो पानी की खाली बोतल जी वो जितनी चाहे उतनी वहाँ पर भरकर वहाँ पर पहुँचाओ। मैंने कहा कि पानी वहाँ पर नहीं होगा, नहीं कि पानी तो ठीक है जी। लेकिन पानी के अलावा ठंड है ज़्यादा, तो ये गर्म पानी की बोतल पैक करके कंबल के बीच में रखेंगे तो उनको ठंड नहीं लगेगी। तो एक नया आइडिया उस टाइम में दिया और सचमुच में उस टाइम से स्टार्ट किया कि गर्म पानी की बोतल अपने रात में जब सोते थे तो कंबल के बीच में रखते थे तो पूरा वार्म हो जाता है। और इतनी कड़ाके की ठंड में कई लोगों के जी बचाने का काम उस टाइम मोदी जी तब मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन आइडिया था। ये जो संवेदना है मोदी जी की, मैं समझता हूँ ये इसलिए आती है जन सामान्य से, वो इतना जुड़ाव इसलिए है उनका क्योंकि खुद वही जीवन उन्होंने जिया है, बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। बहुत बहुत आभार आपका शंकर जी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। थैंक यू, शुभकामनाएं एक सुखद भविष्य के लिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात में विश्वास रखते रहे कि नई प्रतिभाओं का राजनीति में आना जरूरी है। वो एक के बाद एक नए नेता, नए लोग, नवयुवक गुजरात की राजनीति में इंट्रोड्यूस करते रहे। मैं अब इस मंच पर एक ऐसे कद्दावर, एक ऐसे बड़े नेता को बुलाने वाला हूं जो मोदी की खोज हैं और जिनके होने से गुजरात की राजनीति में कई बार परिवर्तन का दौर आया है। मैं मंच पर बड़े सम्मान से बुलाता हूं श्री भरत पंड्या जी को। नमस्कार भरत जी। मनोज जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी गुजरात में स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मुझे जो सबसे पहले एक बात पूछनी है आपसे वो ये है कि आप कितने टैलेंटेड रहे होंगे कि मोदी जी ने आपको चुना, मोदी जी आपको राजनीति में लेके आए और आपने उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री दिलीप पारेख को चुनाव में हरा दिया, पूर्व मुख्यमंत्री। देखो 82 में नरेंद्र भाई विभाग प्रचारक के नाते जी वो आरएसएस का काम करने के लिए धंधुका आते रहते थे जी। और धंधुका में मेरे पहली बार उनसे मिलना हुआ। मेरे घर पे वो नाइट होल्ड किया। अच्छा। और उन्होंने एक लंबी सी हनुमान जी पर कविता लिखकर मुझे दिया। ओ। और उन्होंने कहा कि मुझे ये अच्छे अक्षर में लिख कर देना। उस समय से मुझे पता चला कि उसके कवि हृदय की कल्पना शक्ति है जी, उसमें वो थी। तब से मेरा इंटिमेसी उनसे बढ़ गया। ओके। और उसके बाद 84 में वो मुझे विद्यार्थी विस्तार के नाते वहाँ लेने आए जी कि आप आरएसएस का काम करो। साबरकाठा के तलोद शहर में मुझे ले गए और वहाँ मैंने FY BCom ज्वाइन किया और आरएसएस का काम शुरू किया जी। 4-5 महीना वो मैं वापस आया। तो वापस आने के बाद मैंने एक पत्र लिखा नरेंद्र भाई को। तो उसके जवाब में 7 पेज का मुझे पत्र लिखा। अच्छा। और वो पत्र जो है वो मेरा प्रेरणा, पूरे जीवन का प्रेरणा मंत्र बन गया। उसमें अच्छे शब्द है। वो पत्र को बाढ़ आने से वो चला गया, लेकिन उन्होंने लिखा था कि हर परिस्थिति में स्टेबल रहना, माइंड का बैलेंस करना। दूसरा उन्होंने लिखा था हर घटनाक्रम को साक्षी भाव से लेना। वाह, बड़ी बात है ये। और तीसरा उन्होंने ये लिखा था कि दूसरे का खराब व्यवहार पर मन में कभी दुख नहीं लगाना, क्योंकि वो उनकी असर जो है वो दूसरे अपने अच्छे कार्य पर नहीं होनी चाहिए। और ये 4-5 बात जो है मेरे जीवन में प्रेरणा बन गई। इसलिए मैं फिर से वापस गया धंधुका। लेकिन क्या हुआ कि फिर से तीसरी बार वो धंधुका आए 87 दिसंबर 30 तारीख को और मुझे कहा कि बीजेपी में काम करने के लिए तुझे आना है, तुम तैयार हो जाओ। तो मैं 1/1/88 से बीजेपी ऑफिस में काम करने का मुझे शुरू किया। अच्छा, 88 की बात है। संघ कार्यालय में रहा उनके साथ। 809 बजाज स्कूटर में मणिनगर संघ कार्यालय से खानपुर भाजपा कार्यालय हम जाते थे। और उस समय कार्यालय में 89 जब हुआ तो मुझे स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी बनाया। तब मैं 22 साल का था और मुझे पूरे बीजेपी ऑफिस का सेक्रेटरी बनाया। और धीरे धीरे काम देने शुरू किए। मुझे लेटर लिखवाना शुरू किया, उसके बाद प्रेस नोट लिखवाना शुरू किया, उसके बाद रिजोल्यूशन लिखाना शुरू किया। तो मैं 2 बार प्रवक्ता बना, 10 साल MLA रहा, महासचिव बना। 72 प्रकार की जिम्मेदारी मुझे उन्होंने सौंपी।
इतनी कम उम्र में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, आप सिर्फ 22 साल के थे, तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि आज से नहीं, शुरू से ही मोदी जी यंग इंडिया में विश्वास रखते थे। देखो, मेरे जीवन के हर मोड़ पे वो साथ में खड़े हैं जी। मैं सेकंड में था तब मेरे फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद मेरे परिवार एक छोटा सा परिवार था, सामान्य परिस्थिति वाला था, विधवा माँ का बेटा था, और उन्होंने मुझे 14 साल से उठाया था, और मेरे फादर की भूमिका उन्होंने ही निभाई है। मैं इतना सौभाग्यवान हूँ, शायद मैंने जानकारी भी नहीं है कि मेरी एंगेजमेंट में वो आए, मेरी शादी के बारात में वो आए, मेरे रिसेप्शन में आए। एक व्यक्ति के सगाई, शादी और रिसेप्शन शायद एक ही पर्सन में होगा कि उसमें वो आए थे, और आए इतना नहीं, मेरे हर प्रसंग की व्यवस्था उन्होंने की और फादर की भूमिका उन्होंने निभाई। तो मैं समझता हूँ युग पुरुष तो है ही। बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए, ये बातें बताने के लिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। मैं उनका स्वागत करता हूं जो नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के चीफ सेक्रेटरी थे और आज देश के सबसे शक्तिशाली ट्रस्ट सोमनाथ ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। स्वागत कीजिए पीके लाहिरी जी का। नमस्कार। नमस्कार। लाहिरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक चीज बताएं कि ये जो मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल, इसकी बात पूरे देश और अब तो पूरी दुनिया में होती रहती है। ये गुजरात मॉडल और मोदी मॉडल है क्या? नरेंद्र भाई मोदी ने जब 2002 के चुनाव में जी विजय प्राप्त किया तो उन्होंने प्रथम ही दिन जी सबको बुला के, नए मंत्रिमंडल को और सब सीनियर अधिकारियों को, जैसे अभी 5 प्रण का बात हो रहा है जी 15 अगस्त के बाद जी, तब उन्होंने 5 शक्ति बढ़ाने के लिए कहा। जल शक्ति, ज्ञान शक्ति, जन शक्ति, रक्षा शक्ति, ऐसी 5 शक्तियों को। और पांचवी कौन सी? आपने 4 बताई। जल शक्ति, जन शक्ति, रक्षा शक्ति, जन शक्ति, ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति, और उन्होंने अर्थ शक्ति बढ़ाने के लिए कहा था। जी, अर्थ शक्ति। ये 5 योजनाओं के साथ जो विकास हुआ उसको लोग गुजरात मॉडल के नाम से जानते हैं। लाहिरी साहब, तकरीबन 12 साल मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, इनमें से 8 साल आपने उनके अंडर में काम किया। जी, सही कह रहा हूं? 7 साल से अधिक उनकी। 7 साल से अधिक। हाँ जी। ये जो 7 साल थे, इसमें आपने उनको दफ्तर में, अपने कार्यालय में काम करते हुए देखा, तो उनका रूटीन, उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी? इनकी दिनचर्या तो सब लोगों को वैसे मालूम है जी। कि बहुत ही सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जी अपने योग का और जो भी समाचार देखना, पत्र व्यवहार पढ़ना, न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना, ये सारे काम वो करीबन 9 बजे तक निपटा देते हैं। अच्छा। 9 बजे का उसका पहला काम ये होता है कि जिन्होंने रात को, सुबह को फ़ोन किया हो, उन सबको फ़ोन से संपर्क कर लेना। अच्छा। जिसको काम है उनको भी संपर्क कर लेना दिन में। मैं आपको बताऊं कि पहली बार वाइब्रेंट गुजरात की प्रपोजल हुई जी। तो उन्होंने पूछा कि इसमें क्या करेंगे, तो हमने कहा सब इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएंगे। तो कहा किस किस को बुलाएंगे, तो हमने उनको 400 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट का लिस्ट दे दिया। और थोड़े दिन के बाद हमारे पर फोन आने लगे। मुख्यमंत्री ने हमें खुद फोन किया जी। और कह रहे हैं कि आपको इस तारीख पे आना है, तो आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक हफ्ते में 400 के 400 उद्योगपतियों से संपर्क करके पर्सनल इनविटेशन दे दिया। खुद कॉल किया, खुद आमंत्रित किया, खुद सुबह, ताकि फिर इसकी गुंजाइश ही ना बचे कि आना है कि नहीं आना। 50 लोगों को हर दिन फोन करके उन्होंने वो काम संपन्न किया। वाह। एक बात है सर, पैशन, जुनून, समर्पण, डेडिकेशन, ये सब जो शब्द हैं ना, ये उन्होंने जिए हैं। शायद हम में से बहुत सारे लोग इनको पढ़ते हैं, हमारे लिए डिक्शनरी के शब्द हैं, लेकिन मोदी जी ने ये शब्द जी के दिखाए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि गुजरात का जो मॉडल है, आज पूरी दुनिया उसकी तरह बनना चाहती है, आज पूरी दुनिया वैसा काम करना चाहती है। बहुत बहुत आभार सर यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
गुजरात की तरक्की का, उसकी प्रगति का आलम यह है कि देश के जितने राज्य हैं और जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब गुजरात जैसा बनना चाहते हैं। और कारण क्या है इसका? गुजरात मॉडल। अब मैं इस मंच पर उनको बुलाना चाहता हूं जिन्होंने ये गुजरात मॉडल बनते हुए बहुत नजदीक से, बहुत करीब से और बहुत बारीकी से देखा है। स्वागत कीजिए वरिष्ठ पत्रकार श्री अजय उमत जी का। स्वागत है आपका। थैंक यू माय डियर। कैसे हैं? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग रहे हैं आप बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये जो गुजरात मॉडल है इसकी सबसे खास बात क्या है, सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, जैसे लेरी साहब ने कहा कि भाई गुजरात मॉडल जो है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं है। गुजरात मॉडल जो है वो सर्वग्राही विकास है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जो है, जो महात्मा गांधी कहते थे कि समाज का जो आखिरी आदमी जो है उसका भी कल्याण होना चाहिए। तो मोदी जी के बारे में सब लोग ये कह रहे हैं कि जीडीपी जीडीपी जीडीपी। अरे जीडीपी नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। इतना नहीं है, मोदी जी वॉज ए मैन लाइक इंस्टीट्यूशनल बिल्डर। राइट। मुझे याद है कि मोदी जी के साथ हम लोग एक शेयर डायस, मतलब वी वर शेयरिंग ए डायस, और मैंने तब एपीजे कलाम साहब का एक प्रसंग कह के मैंने कहा कि विक्रम साराभाई जो हैं उन्होंने अहमदाबाद में IIM बनाया, उन्होंने अहमदाबाद में इसरो बनाया, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बनाया, उन्होंने प्लाज्मा रिसर्च सेंटर बनाया, उन्होंने NID बनाया। ऐसा करके मैंने काफ़ी कुछ इंस्टीट्यूट, अटीरा, काफ़ी कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम दिए। मोदी जी ने हंसते हंसते मुझे कहा कि अजय बाबू 10 साल बाद बात करेंगे। और आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि वो मोदी जी ने अहमदाबाद में IIT बनाया, वो मोदी जी ने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी बनाया, उन्होंने गुजरात नॉलेज कमीशन बनाया, उन्होंने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई। जब मैंने मोदी जी से ये कहा था तब गुजरात में 19 यूनिवर्सिटी थी, आज गुजरात में 109 यूनिवर्सिटी है, जिसमें चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी भी है, टीचर्स यूनिवर्सिटी भी है। तो ही इज़ अ मैन जिसने इंस्टीट्यूट बनाए। एक बार ऐसा हुआ था कि लहरी साहब थे, वहाँ भरूच में एक चिंतन शिविर चल रही थी, और चिंतन शिविर के बाद मोदी जी जो थे वो हेलीकॉप्टर में भरूच से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने एक मुस्लिम महिला बैठी है जी, अपनी कमर मैडम जैसी एक मुस्लिम महिला बैठी थी जी, और वो मोदी जी की तरफ देख रही थी। अब वो सिक्योरिटी वालों ने कहा कि सर मुस्लिम महिला है, जरा आप ध्यान से। मोदी जी ने कहा कि नहीं, वो मेरी तरफ कुछ अपेक्षा की नज़र से देख रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था, तो मोदी जी ने प्यार से उनको कहा, दावत दी। वो महिला आई और उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है आप जैसा होनहार वाह बने। क्या बात, तो उसके लिए मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। मोदी जी ने उस महिला को आशीर्वाद तो दिए, लेकिन फिर कलेक्टर को कहा कि उस महिला का ध्यान रखना। और कलेक्टर ने जब चेकअप करवाया तो उनको लगा कि वो लेडी जो थी वो एनीमिक थी। और उसके बाद मोदी जी ने एक सुखड़ी वितरण का प्रोग्राम किया। सुखड़ी वितरण क्या एग्जैक्टली? सुखड़ी एक ऐसी चीज होती है जिसमें घी, गुड़, शहद, ये सब चीजें, मतलब एकदम पौष्टिक आहार, तो वो महिला को मिले। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि गुजरात की जितनी भी स्वैच्छिक संस्थाएं थी वो सब स्वैच्छिक संस्थाओं को साथ बुलाया। गुजरात के संत महंत मोरारी बापू है, प्रमुख स्वामी, इन सब लोगों को कहा कि आप ये मैसेज दीजिए कि गुजरात में स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। मैंने मोदी जी को संगठन संभालते हुए देखा है, मैंने मोदी जी को फ्रंट से लीडरशिप देते हुए देखा है, मैंने मोदी जी को संगठन को टूटते हुए बचाने के लिए गुजरात छोड़ के हिमाचल जाते हुए देखा है। मुझे याद है कि आखिरी दिन जब वो जा रहे थे, इतने लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़े थे कि अगर मोदी जी ने एक इशारा कर दिया होता ना तो भारतीय जनता पार्टी टूट सकती थी, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला ने खजुराहो आंदोलन जो किया था उसकी वजह से बीजेपी टूट गई थी। और उसके बाद मोदी जी ने खुद ये फैसला लिया कि मैं पार्टी को नहीं तोड़ना चाहता। मैंने पूछा क्यों? तब उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि सच्ची माँ वो होती है जो अपने दो लोगों के बीच में अगर वो बच्चे को खींचने के बोले वो अपने बच्चे को छोड़ देगी, लेकिन बच्चे को, हाँ, बच्चे को कुछ नुकसान नहीं। मेरे लिए मेरी पार्टी जो है वो एक बच्चा है, इसलिए उन्होंने बच्चे की तरह से पार्टी का जतन किया है और उसी तरह से उन्होंने गुजरात को जो है पाला है, पोसा है। ये गुजरात सर अलग है, गुजरात अलग है। अजय जी, मोदी जी अलग हैं, आप भी अलग हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहिता। जो एक हाथ से कर्म करता है उसके दूसरे हाथ में विजय अवश्य होती है। यही है श्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी यात्रा का सारांश। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से
अपने सभी मेहमानों की तरफ से टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री राम आपको आयुष्मान और चिरंजीवी बनाए रखें और आप भारतवर्ष के माथे पर विकास की नई इबारतें लिखते रहें। आपके यशस्वी नेतृत्व में सभी दिशाओं से राष्ट्र का शुभ हो, मंगल हो और एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां कोई किसी के लिए गैर ना हो, किसी का किसी से बैर ना हो, कहीं दुख ना हो, भूख ना हो, लाचारी ना हो, बीमारी ना हो, सब मिलजुल के जिएं, सब खुल के जिएं, हर चेहरे पे मुस्कान हो, हर आस्था का सम्मान हो। जय हिंद, जय भारत।